everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So due to some reason 2 दिन class नहीं हो पाई थी. I'm very sorry for that. So today we are resuming with the classes. अभी हम लोग डेली क्लास करेंगे, ठीक है. अच्छा, कल की क्लास में 2 क्वेश्चंस बीच के मिस आउट हो गए थे, तो सबसे पहले अभी हम लोग क्लास के स्टार्टिंग में ही उसको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव विद आवर टुडेज़ क्लास, जहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे. सो लास्ट में आप मुझे जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उनके मार्क्स कमेंट में बताइएगा, ठीक है. नाउ दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, इस सीरीज़ में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस नेट, गेट और CUET PG तीनों एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. आज की क्लास है क्लास 4th, सो 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं. सो इफ़ यू आर न्यू एंड यू आर वॉचिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, बाकी के क्लासेस भी आपको कवर करने हैं. ओके. Now, those of you who are new students, my name is Bhairavi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. And ये वाला टेलीग्राम आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, बिकॉज यहीं पर आपको क्लास का जो PDF है वो मिलेगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास के PDF की डिमांड कर रहे हैं, बट गाइस एक बार क्लासेस हो जाने दो. थोड़े क्लासेस हो जाते हैं, फिर मैं कंपाइल करके PDF दे दूँगी. ओके, एक एक PDF दूंगी तो तुम लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, राइट. सो मैं कंपाइल करके PDF दूंगी और इसी टेलीग्राम पे दूंगी, तो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना है. ओके. और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, जैसे कल की क्लास में एक बच्चे ने पूछा था कि मैम फैशन एक नॉर्म कैसे है, तो उसके नोट्स आज मैं शेयर करूंगी. इग्नू में ये चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन है. ओके. इसीलिए मैं कहती हूँ कि इग्नू के नोट्स आप लोगों को ज़रूर पढ़ने हैं. तीनों ही एग्जाम में इग्नू के नोट्स बहुत हेल्प करते हैं. ओके. ना CUET PG का बैच जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बचे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इन डेप्थ यहाँ पे पढ़ाई हैं. तो तुम लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अभी भी बहुत सारा टाइम है. अगर अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लोगे. इस कोर्स के अलावा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें ही इंक्लूड करा है. ओके. नाउ दोज स्टूडेंट जो सिर्फ टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो 15 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज़ है जिसके क्वेश्चंस मैं खुद बनाऊंगी. वो सारे क्वेश्चंस मेरे खुद के फ्रेम किए हैं, तो ये टेस्ट सीरीज़ भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो. इसका ग्रुप अलग बनेगा, ठीक है. और जो बैच ज्वाइन करेंगे वो भी ये टेस्ट देंगे, तो दोनों ही स्टूडेंट सेम टेस्ट देंगे. ओके. नाउ अगर तुम लोग बैच ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूडेड है. ओके, ये चीज़ याद रखना. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल ऑफ किनशिप इन सोशोलॉजी. स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल ऑफ किनशिप की बात कौन करता है? मॉर्गन, आंद्रे बेते, इरावती कार्वे या फिर टाइलर. यू गाइज ऑलरेडी नो कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये RPSC के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए नहीं हैं. तो इस सीरीज़ में अभी कुछ दिन तक हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है. क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और क्वेश्चन नहीं भी रिपीट होते हैं तो उनकी थीम्स, उनके थिंकर्स, ये सब रिपीट होता है. तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक जगह पे तुम लोगों का जितना भी आया हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए, राइट. अच्छा, दोज ऑफ यू हु आर मेकिंग नोट्स, तो आप इन क्वेश्चंस के नोट्स भी बना सकते हो. कैसे? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आया है स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल ऑफ किनशिप. तो मॉर्गन ने इस पे क्या बोला है, आंद्रे बेते कौन है, इरावती कार्वे कौन है. थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन तुम्हें चाहिए, स्पेशली फॉर CUET PG. इन डेप्थ नहीं जाना है. ओके. नेट और गेट के लिए थोड़ा सा इन डेप्थ जाना होगा, बट CUET PG में इतना इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा. तो बेसिक आइडिया आपको सारे थिंकर्स का रखना है. ओके. ना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल ऑफ किनशिप के बारे में कौन बात करता है? मॉर्गन, आंद्रे बेते, इरावती कार्वे या फिर टाइलर. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए. जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड. RPSC का आंसर भी ए ही था. ना वी ऑल्सो नो दैट मॉर्गन टॉक्स अबाउट किनशिप टर्मिनोलॉजी, राइट. 2 तरह की टर्मिनोलॉजीज की ये बात करते हैं. कौन कौन सी हैं वो? क्लासिफैक्ट्री एंड डिस्क्रिप्टिव. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. इसके अलावा इरावती कार्वे का भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है किनशिप पे, जो तुम लोग याद कर सकते हो. क्या नाम है उसका? उसका नाम है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. किनशिप अब देखो, क्लास में पढ़ाते टाइम, रिकॉर्डिंग के टाइम मुझे जितनी चीज़ें याद आती हैं मैं उतना मेंशन कर देती हूँ, बट तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि तुम लोग उसके बियॉन्ड जाके थोड़ा सा और रिसर्च कर लो और अपने नोट्स में ऐड कर लो. ओके, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. नाउ
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वैल्यूज़, किसका स्टेटमेंट हो सकता है ये? डीपी मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास, आर के मुखर्जी, ए आर देसाई। गाइज जितने भी ऐसे कोटेशन या डेफिनेशन है ना, आई वुड रियली सजेस्ट कि इसी सीरीज़ के एक अलग से नोट्स बना लो और उसमें डेफिनेशन और कोट्स डालकर एक ही जगह पे सारे इंपॉर्टेंट कोट्स एंड डेफिनेशंस को मेंशन कर दो। उससे ये रहेगा कि तुम लोग को एटलीस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट जो आ चुके हैं चीज़ें वहाँ से पता रहेगा। एलिमिनेट भी कर सकते हो और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है कट ऑफ में, तो बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, कि डेफिनेशन पढ़ेंगे ही नहीं। कोई ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जिसको बिल्कुल कंप्लीटली तुम लोग छोड़ दो। ओके, देखो क्या होगा इसका आंसर, वैल्यूज़ की बात हो रही है। ऐसी कौन डेफिनेशन दे सकता है जिसमें वैल्यूज़ की बात हो? द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया, वेरी गुड, आर के मुखर्जी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड वी ऑल नो दैट आर के मुखर्जी का जो अप्रोच है वो कौन सा अप्रोच है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। राइट, इसके अलावा ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट सोशल इकोलॉजी। ओके, एंड इसके अलावा इनकी बहुत फेमस बुक है, बुक का नाम तो तुम लोगों को ज़रूर से याद रखना है, ये बुक ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, दैट इज़ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। ओके, प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ अ वेरी फेमस वर्क ऑफ आर के मुखर्जी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ रिटन बाय योगेंद्र सिंह? सो योगेंद्र सिंह की इसमें से बुक कौन सी है? कास्ट, क्लास एंड पावर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, या फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। नाउ गाइस, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अगर आपके सिलेबस में है तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, राइट तो इस तरीके से बुक्स भी कवर करते रहना है, और जो बुक ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं वो तो ऑलरेडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। द करेक्ट आंसर विल बी, even if you don't know the answer, it's okay, it is important that you learn from these classes. Okay, the correct answer is D, social stratification and change in India. Okay, please remember and note it in your notes, it is important. योगेंद्र सिंह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा, बट बुक से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इन्होंने संस्कृताइजेशन पे काम किया है और सोशल स्ट्रक्चर पे काम किया है, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन आर कॉल्ड सोशल प्रोसेस? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है सोशल प्रोसेसेस वाली यूनिट के लिए। गिलिन एंड गिलिन, मैकाइवर एंड पेज, र्यूटर एंड हार्ट, या फिर बीसेंस एंड बीसेंस, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अच्छा, जितने भी आंसर्स हैं गाइस वो मैंने क्रॉस चेक किए हैं, ठीक है, और आरपीएससी में जो आंसर्स दिए हैं वो सही हैं। ओके, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, टेक्स्ट बुक्स जो हैं सोशोलॉजी की उसमें अलग अलग दिया होता है, जैसे मान लो ये स्टेटमेंट हो सकता है सी एन शंकर राव में किसी और के साथ एसोसिएट कर दिया हो, क्योंकि बुक्स में एरर होती है, बट जो आंसर कीज़ होती हैं बड़े एग्जाम्स की, जैसे आरपीएससी का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, या गेट का एग्जाम है, वहाँ पर गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर की में जो दिया है हम उसके साथ ही जाएंगे। द करेक्ट आंसर हेयर इज़ डी। प्लीज़ रिमेंबर, सोशल प्रोसेस क्या होते हैं? दे आर अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन। ओके, प्लीज़ रिमेंबर, ये कहा था बीसेंस एंड बीसेंस ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप आर व्हाट? फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, स्मॉलनेस ऑफ ग्रुप, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशन इज पर्सनल, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखो एक्सटर्नल फीचर पूछा गया है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो एक्सटर्नल फीचर का मतलब है कि वो सारी चीज़ें जो कि स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है, यानी जो देखने में हमें पता चल रहा है। इंटरनल फीचर्स क्या होंगे? उस ग्रुप के अंदर की फीलिंग क्या है। ओके, सो उस चीज़ को दिमाग में रख के बताओ आंसर क्या होगा। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, स्मॉलनेस ऑफ ग्रुप, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशन इज पर्सनल। आई होप यू गाइज आर गिविंग द आंसर इन द चैट। The correct answer is C, that is A, B and C। जिन्होंने ये आंसर दिया है वेरी गुड। रिलेशन इज पर्सनल जो है वो एक इंटरनल फीचर हो जाएगा, ना कि एक एक्सटर्नल फीचर। ओके, क्योंकि वहाँ पर आ जाएगा इमोशनल क्लोजनेस, इंटीमेसी, राइट, वी फीलिंग, ये सारा पर्सनल में आ जाएगा। ओके, now question number 6, how many words civilization did Spengler study to prove his theory of social change? We all know that social change के टॉपिक में हम लोग स्पेंगलर की थ्योरी पढ़ते हैं, तो स्पेंगलर ने कितने सिविलाइजेशंस को पढ़ा है अपनी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज को प्रूव करने के लिए? 4 सिविलाइजेशन, 5, 8 या 10?
4, 5, 8 या फिर 10? What will be the correct answer? The correct answer is C. Please remember guys, 8 civilizations. और एक चीज़ और याद रखना कि स्पेंगलर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर. और ये बुक आई थी 1918 में, ये भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके. अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि 1918 में ना फर्स्ट वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम 1. ठीक है, ये एक अलग से इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम लोगों को दे रही हूँ, अभी तक एग्जाम में पूछी नहीं गई है बट पूछी जा सकती है. तो ये है वॉल्यूम 1, और वॉल्यूम 1 का नाम जो है वो है फॉर्म एंड एक्चुअलिटी. तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं. आप देखो, ये एक रिलेटेबल फैक्ट है. रिलेटेबल फैक्ट मतलब कि अगर स्पेंगलर के सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हो तो फिर बुक पता होनी चाहिए. बुक पता है तो फिर उसके वॉल्यूम्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि जब बुक से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो फिर उसके वॉल्यूम पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो ये एनटीए वाले फैक्चुअली पूछते हैं ज़्यादातर, राइट. अच्छा, ये तो वॉल्यूम 1 हो गया. वॉल्यूम 2 की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम 2 का नाम भी तुम लोगों को याद रखना है, दैट इज़ पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. अच्छा, एक चीज़ तुम लोगों को मैं होमवर्क में दे रही हूँ कि ये जो 8 सिविलाइजेशन है ना, ये तुम्हें मुझे रिसर्च करके और सारे कमेंट में बताने हैं कि कौन कौन से वो 8 सिविलाइजेशंस हैं जिन पे स्पेंगलर ने स्टडी किया और अपनी थ्योरी को प्रूव किया. ठीक है, उनके नाम मुझे कमेंट में बताना. दैट इज़ योर होमवर्क. ओके. Now, question number 7. Who has classified social mobility into sponsored and contest? सोशल मोबिलिटी को स्पॉन्सर्ड और कॉन्टेस्ट में किसने क्लासीफाई किया है? आर टर्नर, एस एम मिलर, पी वॉर्सले या फिर पिट्रिम सोरोकिन? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सोशल मोबिलिटी मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया है और मैंने बैच में भी पढ़ाया है. तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो, क्योंकि सोशल मोबिलिटी से और उसके टाइप से क्वेश्चन आता है. ओके. क्या होता है सोशल मोबिलिटी? देखो, सोशल मोबिलिटी का मतलब है जब भी कोई इंडिविजुअल या ग्रुप सोशल हायरार्की में ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है, या तो वो अपवर्ड्स होगा या तो वो डाउनवर्ड्स मूव होगा, उसी को हम लोग कहते हैं सोशल मोबिलिटी. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. चाहो तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी सकती हूँ, सो दैट जब तुम लोग पीडीएफ पढ़ो तो तुम लोग को याद रहे. ओके. क्या होता है सोशल मोबिलिटी? मैंने क्या बोला? इट इज़ movement of individuals or group within a social hierarchy. Okay, or in simple words we can say up or down on a social, sorry not order, social ladder. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर. ठीक है, जब भी हम सोसाइटी में सोशल हायरार्की में अप या डाउन मूव करते हैं तो उसे हम लोग सोशल मोबिलिटी कहते हैं. अच्छा, स्पॉन्सर्ड और कॉन्टेस्ट मोबिलिटी जो है उसके बारे में बात की है राल्फ टर्नर ने. प्लीज़ रिमेंबर. ओके. नाउ राल्फ टर्नर बात करते हैं कि किस तरीके से लोग जो है सोसाइटी में वो ऊपर जाते हैं. हाउ पीपल मूव अप इन सोसाइटी, ही फोकस्ड ऑन दैट. ओके. सो टर्नर कहते हैं कि हाउ पीपल मूव अप इन सोसाइटी. ठीक है, इन्होंने फोकस किस पे किया था? सिर्फ ऊपर जाने पे फोकस किया था. ठीक है ना. स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी देखो कौन सी होती है, जहाँ पर हम कुछ लोगों को अर्ली एज में या अर्ली टाइम में ही सेलेक्ट कर लेते हैं. जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में होता था, है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, पहले से ही स्पॉन्सर कर दिया, राइट. तो उसी हिसाब से जो पावर में होता था वो ट्रेन करता था, प्रमोट करता था, राइट, स्पॉन्सर करता था एक्चुअली. ना कॉन्टेस्ट में क्या होता है जो आज के टाइम में मॉडर्न टाइम में हमें देखने को मिलता है, यानी हर किसी को चांस मिलेगा compete करने का. जैसे अभी आप लोग जेएनयू जाना चाहते हैं, राइट, तो सब लोग जेएनयू नहीं जा पाएंगे.
जो लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे, जो लोग मेरिट में होंगे, जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, वही जेएनयू तक जा पाएंगे, राइट। वैसे तो इसके ऊपर बहुत डिबेट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट स्टिल कुछ डेप्रीवेशन पॉइंट्स वगैरह के चक्कर में उनका नहीं हो पाया, राइट। सो ये एक अलग डिबेट है, बट स्टिल यू हैव टू वर्क हार्ड, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना वर्क हार्ड करे ही सिर्फ डेप्रीवेशन पॉइंट पे आपको एडमिशन मिल गया, ऐसा नहीं है, राइट। वर्क हार्ड तो सबने किया है, ठीक है। तो कॉन्टेस्ट क्या होता है, जहाँ पे एवरीबडी विल गेट अ चांस टू कम्पीट, ओके। और ये चीज़ याद रखना कि टर्नर ने मूव अप पे फोकस किया था, ओके। प्लीज़ रिमेंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। Now, question number 8. The status of doctor that entails roles not only to his medical officer but also to nurses, patients, ward boy can be understood through the concept of what? Status set, action set, role set या फिर status sequence. What will be the correct answer? एक डॉक्टर है, ठीक है, स्टेटस क्या है, डॉक्टर, और उसके साथ बहुत सारे रोल्स इन्होंने बता दिए, जैसे मेडिकल ऑफिसर है तो नर्स, पेशेंट, वार्ड बॉय, सबको उसको देखना होता है, राइट। तो ये क्या है, ये है रोल सेट। ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम एक स्टेटस के जितने भी रोल्स हैं, ठीक है, अब मान लो मैं एज अ टीचर अपने रोल्स देखूँ तो मेरा एक स्टेटस हुआ ना ये, ठीक है। तो इस एक स्टेटस के साथ मेरे बहुत सारे रोल्स अटैच हैं, तुम लोगों के लिए पीपीटी बनाना, क्लास बनाना, है ना, मॉक्स करवाना, डाउट्स क्लियर करना, ठीक है। और भी कोई चीज़ हो सकती है जैसे कि गाइड करना एग्ज़ाम के लिए, राइट। सो ये सारे काम मेरे हैं एज अ टीचर, तो इन सबको जब हम मिला देंगे, मेरे रोल्स हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, रोल सेट, ओके। प्लीज़ रिमेंबर, ऐसे ही एज अ डॉटर मेरे कुछ रोल होंगे, है ना, तो उनको मिला देंगे तो वो भी रोल सेट है। तो एक स्टेटस के साथ अगर एसोसिएटेड बहुत सारे रोल्स को अगर हम साथ में ला के देखें तो वो क्या हो जाएगा, रोल सेट। अच्छा, रोल सेट के बारे में बात किसने की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोल सेट के बारे में बात करी है R.K. मर्टन ने, ओके। प्लीज़ रिमेंबर, R.K. मर्टन ने बात करी है रोल सेट के बारे में। Now, question number 9. Carl Mannheim divided social control into which two parts? कार्ल मैनहाइम ने दो तरह के सोशल कंट्रोल के बारे में बात की है। कौन से हैं वो सोशल कंट्रोल? पॉजिटिव एंड निगेटिव कंट्रोल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंट्रोल, या फिर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। वेरी गुड, जिन्होंने बी आंसर दिया है। देखो, डायरेक्ट सोशल कंट्रोल कौन से होते हैं, जिसमें कोई फियर होता है, किसी सैंक्शन का फियर, यानी जब आप वो करोगे तो आपको या तो रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगी। इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, जो हमारे इंटरनलाइज नॉर्म्स की वजह से होते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे देखें, मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, देखो डायरेक्ट में क्या क्या आ सकता है, डायरेक्ट सोशल कंट्रोल में जो हमें डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लॉ, राइट। इसके अलावा पुलिस, इसके अलावा कोर्ट हो गया, राइट, किसी भी तरह की अथॉरिटी, ठीक है। सो डायरेक्ट कौन से होते हैं, जहाँ पर हम सैंक्शन से डरते हैं, फियर सैंक्शंस, ओके। सैंक्शन मतलब रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट, ठीक है। ये हमें डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर डायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट में क्या क्या आएगा, सब लोग मुझे चैट में आंसर दो। अभी मैंने बताया था, कस्टम आ सकता है, ट्रेडिशन आ सकता है, राइट, जो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इवन हमारा रिलीजन आ सकता है, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन, ये सब हमें इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है, ओके। इवन एजुकेशन भी इनडायरेक्ट कंट्रोल का ही पार्ट होगा, ओके ना। सो ये जो इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल होता है, ये एक्चुअली वो होते हैं जो हमारे इंटरनलाइज नॉर्म्स होते हैं, ओके। प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज कीवर्ड्स गाइज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और किसने कौन सा टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल दिया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट बुक, हु रोड द बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन? किसकी बुक है ये, J.F. लियोटार्ड, हेबरमास, रिट्जर या फिर फ्रेजर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज
वेरी गुड, जिन्होंने ए आंसर दिया है इट इज़ ए, JF लियोटार्ड। नाउ गाइस, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, पोस्ट मॉडर्न थ्योरी या यू कैन से पोस्ट मॉडर्निज्म, इसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो योर होमवर्क इज़ टू वॉच द क्लास। मैं यूट्यूब पे भी शेयर कर दूँगी, ओके। यूट्यूब पे मैंने ये पढ़ाया है, तो ये चीज़ तुम लोगों को देखनी है, ओके। उसमें बहुत अच्छे से मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म एक्सप्लेन किया है। मीनिंग क्लियर होना चाहिए कीवर्ड्स के साथ, तभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ओके। तो ये क्लास ज़रूर से देखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्लैन एंड होल्ड आर एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, सिंपल सोसाइटी या फिर कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी? क्लैन और होल्ड क्या होता है? वॉट विल बी द करेक्ट आंसर? दोज ऑफ यू हु आर गिविंग सी, वेरी गुड। देखो, क्लैन और हुड सिंपल सोसाइटी का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि क्लैन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ फैमिलीज, राइट। क्लैन क्या होता है? ग्रुप ऑफ फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज मिलके जिनका कॉमन एंसेस्ट्री हो, ठीक है, वो क्या बनाती हैं? एक क्लैन, ओके। होल्ड क्या होता है? होल्ड का मतलब होता है झुंड। जैसे इंग्लिश में वी कैन से बैंड ऑफ हंटर एंड गैदरर्स, है ना। देखो, चीज़ों की मीनिंग तुम्हें पता होगी तो तुम लोग हमेशा क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे होल्ड मतलब क्या होता है यही नहीं पता तो फिर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, राइट। अब हंटर और गैदर जो है वो सब किसका पार्ट है? सिंपल सोसाइटी का। पॉपुलेशन कम होती थी, कोई कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन नहीं होता था, राइट। हमारी जो भी सोशल लाइफ थी सिंपल सोसाइटी की, अगर हम बात करें तो सिंपल सोसाइटी में एक चीज़ याद रखना कि हमारी जो लाइफ थी वो बेस्ड थी किस पे? सोशल लाइफ, ठीक है। सोशल लाइफ किस पे बेस्ड थी? बेस्ड ऑन किनशिप, ओके। किनशिप इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे ट्रेडिशन, ये सब हमारा इम्पॉर्टेंट सोशल लाइफ का पार्ट था सिंपल सोसाइटी में। उस टाइम पे कोई लॉ नहीं था, ठीक है। नो लॉ, नो स्टेट, राइट, नो इंस्टीट्यूशन, और यू कैन से कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन। सिंपल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। अभी के टाइम पे सब कुछ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, राइट। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हैं, राइट। सो ये चीज़ याद रखना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अथॉरिटी, लीगल, रेवोल्यूशनरी, मैकेनिकल या फिर ट्रेडिशनल? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी जो है वो अथॉरिटी का एग्जाम्पल है। कौन सी अथॉरिटी? वी ऑल नो कि ये क्वेश्चन आया है वेबर से। वेबर के कुछ टॉपिक्स हैं गाइस जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, उस पर मैं थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ कंटेंट पे, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे और इन डेप्थ अच्छे से मैं पढ़ाऊँगी, डेप्थ के साथ। क्योंकि ये क्वेश्चंस के थ्रू ऊपर ऊपर से नॉलेज तो तुम लोगों को हो जाती है, बट थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, राइट ना। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज़ ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। देखो, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी जो है वो कैसे काम करती है? सो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी काम करती है रूल्स पे, राइट, लॉज, कुछ ना कुछ फॉर्मल प्रोसीजर, राइट, इसी पे काम करती है। और लीगल अथॉरिटी क्या होता है? लीगल अथॉरिटी जो है हमारा वो भी इन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस करता है, ठीक है। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो ट्रेडिशनल ये तो देखो बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैकेनिकल अथॉरिटी की तो ये बात ही नहीं करते हैं। मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करते हैं एमाइल दरखाइम। ट्रेडिशनल अथॉरिटी की ये बात करते हैं जिसमें ये जितनी भी अथॉरिटी होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स, ओके। और वी कैन से इनहेरिटेंस, राइट, या कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस जो लंबे समय से चली आ रही हैं, ठीक है, ओके। प्लीज़ रिमेंबर, वेबर की टाइप्स ऑफ अथॉरिटी इंपॉर्टेंट हैं और साथ में टाइप्स ऑफ एक्शन भी इंपॉर्टेंट हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सपोजिशन, हु सेड दिस?
हाइपोथेसिस की के बारे में ये जो कोट है ये किसका है, किसने उसको टेंटेटिव सपोजिशन बोला था। अच्छा, ये टेंटेटिव सपोजिशन का मतलब एक्चुअली है क्या? इसका मतलब है दैट इट इज़ नॉट अ फाइनल ट्रुथ। ओके, हाइपोथेसिस कभी भी एक फाइनल ट्रुथ नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ फाइनल ट्रुथ। ठीक है, ये हमेशा एक टेम्परेरी अजम्पशन होता है, प्लीज़ रिमेंबर। ओके, इसीलिए हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और कहते हैं दैट इट मस्ट बी टेस्टेड। अगर पहले से ही कोई ट्रुथ बता देंगे तो फिर उसको टेस्ट कैसे करेंगे, राइट ना। किसका कोटेशन है ये? तो ये कोटेशन है पीएच मान का, प्लीज़ रिमेंबर। आरपीएससी ने यही ऑप्शन दिया है तो हम भी इसी के साथ जाएंगे। ओके, द करेक्ट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कम्युनिटी इज लिटरली कंपोज्ड ऑफ विच टू वर्ड्स ऑफ लैटिन। नाउ गाइस, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये जो विद लिखा है ना, ये गड़बड़ है। विद नहीं होगा यहाँ पे, इसकी जगह कॉम होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉम एंड दिस इज ऑल्सो कॉम। ठीक है, सो थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कम्युनिटी किन दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है? द करेक्ट आंसर इज़ बी। प्लीज़ रिमेंबर, ये क्वेश्चन आ सकता है CUET PG में क्योंकि कम्युनिटी आपके सिलेबस में है और इस तरह के वर्ड्स वाले क्वेश्चन वो पूछता है CUET PG। ठीक है, कॉम प्लस मुनीस, ये याद रखना। ठीक है, कॉम का मतलब क्या होता है? कॉम का मतलब होता है विद या फिर टुगेदर। ओके, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मुनीस? तो मुनीस का मतलब होता है सर्विस और यू कैन से ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, सबका एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो ये भी याद रखना इन केस पूछ लें। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। ना, क्वेश्चन नंबर 15, रूथ बेनेडिक्ट स्टडीड द कल्चर ऑफ पीपल ऑफ विच ट्राइब। इसमें से किस ट्राइब पे रूथ बेनेडिक्ट ने स्टडी किया है, उसका कल्चर एक्चुअली स्टडी किया है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? प्यूब्लो, बुशमैन, केनर्स या फिर मसाई? ये सारे ट्राइब्स के नाम हैं। द करेक्ट आंसर इज़ ए। प्लीज़ रिमेंबर गाइस, इट इज़ प्यूब्लो जिन पे इन्होंने स्टडी किया था ना। रूथ बेनेडिक्ट का एक बहुत फेमस वर्क है जो हम लोग कल्चर की क्लास में पढ़ते हैं, दैट इज़ पैटर्न ऑफ कल्चर। ये बुक काफ़ी फेमस है, अगर आप कल्चर स्टडीज़ में जा रहे हैं तो ये बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी। 1934 में ये बुक आई थी। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से कल्चर जो है वो हमारे पर्सनैलिटी और बिहेवियर को शेप करता है। ओके, ये भी लिख देती हूँ इन केस क्वेश्चन आ जाए। So she talked about, or you can say explained, how culture shapes and behavior. Okay, please remember. अच्छा, रूथ बेनेडिक्ट से एसोसिएटेड दो टाइप्स ऑफ कल्चर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक का नाम है अपोलोनियन एंड दूसरा है डायनोसियन। ओके, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसोसिएटेड विद रूथ बेनेडिक्ट। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। ईजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो अपोलोनियन का मतलब होता है वो कल्चर्स जो सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, हारमनी की बात करते हैं, राइट, एक तरीके से इमोशनल डिसिप्लिन की बात करते हैं। बट डायनोसियन वो कल्चर्स होते हैं जिसमें एक्साइटमेंट होता है, अग्रेशन होता है, या यू कैन से बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ही याद रखना ना। क्वेश्चन नंबर 16, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? एसोसिएशन से रिलेटेड है। एंड गाइस देखो, इस तरह के फीचर वाले क्वेश्चंस आते हैं, एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूशन है, कम्युनिटी है, इन सब के फीचर्स आपके टिप पे होने चाहिए, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए अच्छे से। ओके, अब देखो,
एसोसिएशन एब्स्ट्रैक्ट होता है, एसोसिएशन एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एसोसिएशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर मेंबरशिप ऑफ एन एसोसिएशन इज़ वॉलंटरी. What will be the correct answer? The correct answer is A. जिन्होंने A आंसर दिया है, वेरी गुड. वी ऑल नो दैट एसोसिएशन एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एसोसिएशन एक कॉन्क्रीट ग्रुप ऑफ पीपल होता है, राइट. सो इट इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट. ओके, इट इज़ कॉन्क्रीट ग्रुप ऑफ पीपल. इसको हम लोग देख सकते हैं, एसोसिएशन के जितने भी लोग होंगे उनको हम देख पाएंगे, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अगेन जैसा लास्ट क्वेश्चन था उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है. विच एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड इन एन इंस्टीट्यूशन. इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं होगा. बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशन टू ऑर्गेनाइज ग्रुप, रिलेशन टू फ्यू मटीरियल स्ट्रक्चर, या फिर बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर. देखो पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. कॉन्क्रीट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई एक ऐसी बिल्डिंग या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है. रिलेशन टू ऑर्गेनाइज ग्रुप मतलब कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन से कुछ रिलेशन होना, जैसे एजुकेशन है ना. अब एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा. स्कूल ही तो है जो एजुकेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, राइट. ऐसे ही रिलीजन की अगर हम बात करें तो टेम्पल हो जाएगा, मॉस्क हो जाएगा. रिलेशन टू फ्यू मटेरियल स्ट्रक्चर, कुछ मटेरियल स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि अगर स्कूल की बात करें तो कोई बिल्डिंग होगी, है ना, वहाँ पे कुछ टूल्स होंगे, कुछ सिंबल्स होंगे उनके. बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न होता है, जैसे हमारा कुछ टीचिंग मेथड होता है स्कूल में, है ना. कुछ अगर हम लोग बात करें मैरिज फैमिली किनशिप में तो उसमें कुछ रिचुअल्स होते हैं, राइट. सो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूशन होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है. ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ नॉट कॉन्क्रीट. वाई? क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन को नहीं देख सकते हैं. वी कैन नॉट सी एजुकेशन. इस चीज़ को समझो, थोड़ा सा फिलोसफिकल है, बट एजुकेशन को हम नहीं देख सकते हैं, पर इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहा है यानी कि स्कूल, कॉलेज, उस बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, ठीक है. बट अपने आप में इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो हम उसे नहीं देख सकते हैं, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है, राइट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए. ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कॉन्क्रीट की बात नहीं होगी. ओके. Now, question number 18, who has defined socialization is learning that enables the learner to perform social roles. Now, these type of questions are, highly unexpected. देखो कोई भी टीचर कभी भी 100% ये नहीं बता सकता कि कौन सी डेफिनेशन एग्ज़ाम में आएगी, बट सारे टीचर्स इंपॉर्टेंट वही चीज़ बताते हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुकी है. योर अंडरस्टैंडिंग. मैं बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ये सारी चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कल को तुम लोग अगर टीचर बनोगे ना तो तुम लोग भी इतने ही ऑनेस्ट रहना, ओके. ऐसा कभी नहीं करना कि बच्चों को बताओ इम्पॉर्टेंट है, मैंने कह दिया आएगा, जबकि तुम्हें पता है ऑलरेडी कहीं आ चुकी है वो, इसलिए तुम उसको इम्पॉर्टेंट बता रहे हो, राइट. सो ये सब चीज़ें नहीं करना है. ये जितने भी क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को इस सीरीज़ में कराऊंगी वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो दैट मीन्स कि वो सारे क्वेश्चंस एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इक्वल टू PYQ ऑफ एनी एग्जाम. जो क्वेश्चन आ चुका है उसी एरिया से दोबारा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है. अब जैसे सोशलाइजेशन की जो डेफिनेशन है इसमें इसका आंसर है ए, ठीक है, HM जॉनसन. तो इसको अपने नोट्स में तो ऐड करना ही. साथ में AW ग्रीन, गिलिन एंड गिलिन और वेबर. अगर इस पर कोई डेफिनेशन मिल जाती है तो वो भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना. एक और है सोशलाइजेशन में, एंथोनी गिडन्स की एक डेफिनेशन है, मैंने देखा था कहीं पर, उसको भी तुम लोग देख लेना. क्वेश्चन ऐसे फेमस थिंकर्स से आ जाते हैं, ठीक है. और जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो तो मैंने बताया, वो तो इंपॉर्टेंट है ही. ओके ना. क्वेश्चन नंबर 19. अभी हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि मुझे तुम लोगों के लिए और भी क्लासेस रिकॉर्ड करनी है, ठीक है. तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हर क्वेश्चन पे. देखो ये भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 19. एसोसिएशन इज़ यूजुअली अ वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल टू अचीव सम पर्पस. हुज व्यू इज़ दिस? पार्सन, बोगार्डस, वॉर्ड, लैपिंग. What will be the correct answer? The correct answer is B. प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ बोगार्डस. बोगार्डस की डेफिनेशन है एसोसिएशन की, ओके. तो ये चीज़ याद रखना. क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं गाइस, तो जितने ऑलरेडी आ चुके हैं दे आर इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 20 देखो एंड उसका चैट में आंसर करने की कोशिश करो. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल जस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन? आर्टिकल 23, आर्टिकल 29, आर्टिकल 46 या फिर आर्टिकल 51. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल जस्टिस
एंड एक्सप्लॉयटेशन की बात किस में है? द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया, वेरी गुड। आई थिंक जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को तो ये सब पता ही होगा, राइट? आर्टिकल 46 डीपीएसपी में आता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन अ रिसर्चर बिकम्स अ मेंबर ऑफ स्टडीड ग्रुप इट इज़ कॉल्ड व्हाट? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज, जब रिसर्चर एक ग्रुप का मेंबर बन जाता है क्योंकि वो उस ग्रुप को स्टडी कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यानी कि आप उस ग्रुप का ही पार्ट बन गए हो, ठीक है? हम उसे सिर्फ बाहर से नहीं देख रहे हैं, हम उसका पार्ट बन चुके हैं। ओके, एक्टिव मेंबर बन जाते हैं, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यू, डेली लाइफ की चीज़ें, वो सब हम देखते हैं अंदर से, इनसाइड। ओके, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, प्लीज़ रिमेंबर। ठीक है, दिस इज़ अ क्वालिटेटिव मेथड। ओके, और इसमें हम क्या करते हैं? बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप। ओके, एंड इसके साथ साथ व्हाट वी डू, वी सी देयर बिहेवियर, और यू कैन से सी क्या, स्टडी, है ना? बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यूज़, राइट, और डेली लाइफ। तो ग्रुप की सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, राइट? Now, question number 22. Sanskritization is considered as ideology borrowing process. Who said this? योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास, R.K. मुखर्जी, या फिर G.S. घूरे? Now, इसका मतलब क्या है इस लाइन का? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा संस्कृताइजेशन का प्रोसेस ये सिर्फ कल्चरल लिमिटेशन ही नहीं ला रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी भी चेंज कर रहा है ना? अगर हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे चीज़ों को, हम अगर हम ब्राह्मण्स को कॉपी करेंगे, लेट्स से, ठीक है, जो भी लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट को कॉपी करेगा, उसके जैसा बनेगा, तो हम उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। योर अंडरस्टैंडिंग? हम एक आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना कि उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है? सो हम आइडियोलॉजिकली ही चेंज हुए जा रहे हैं। योर अंडरस्टैंडिंग? सो इसका मतलब यहाँ पे ये है, और इसके बारे में बात करी है योगेंद्र सिंह ने, प्लीज़ रिमेंबर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि किसने इस बारे में बात की है कि आइडियोलॉजिकली ही हम चेंज हुए जा रहे हैं, ना कि हम सिर्फ कल्चरली चेंज हो रहे हैं, या यू कैन से कल्चरल इमिटेशन कर रहे हैं। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 23. A practice in which adults are addressed by their children's name, not by their name, is known as what? Technonymy, avoidance, joking relationship, covert. What will be the correct answer? The correct answer is A, that is technonymy. Please remember, technonymy में क्या होता है कि जो एडल्ट होते हैं वो अपने पार्टनर को उनके नाम से नहीं बुलाते हैं, वो उनके बच्चों के नाम से बुलाते हैं, जैसे कि सोनू के पापा, मोनू की मम्मी, राइट, इस तरीके से। सो दिस इज टेक्नोनमी। इसके अलावा अवॉइडेंस, जोकिंग रिलेशन, कोविड। ना योर होमवर्क इज़ टू फाइंड आउट दीज 3 वर्ड्स। अगर आपको नहीं पता है, इसके बारे में सर्च करिए और मुझे कमेंट में बताइए तुरंत, अभी। ओके, या अगर लाइव देख रहे हो तो बाद में, बट इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट में। ओके, now question number 24. According to Parsons, which one of the following is not a feature of scientific orientation of sociology? Parsons के हिसाब से, जो Parsons ने scientific orientation of sociology में कुछ फीचर्स बताए हैं, इन ऑप्शंस में से उसका पार्ट कौन सा नहीं है? एम्पिरिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस, लॉजिकल क्लैरिटी, या फिर लॉजिकल कंसिस्टेंसी? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अच्छा, पार्सन्स और मर्टन मैं आपको बहुत जल्द पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, नॉट फॉर CUET PG बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एंड गेट एग्जाम। इतना इन डेप्थ क्वेश्चंस आपसे CUET PG में नहीं पूछेगा, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि एक बार इग्नू मटेरियल से जो थिंकर्स हैं वो कवर कर लेना, और साथ में विकीपीडिया का पेज पढ़ सकते हो, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में मैं सारे ही थिंकर्स कवर करा दूँ। एक मैराथन सेशन मैं बना रही हूँ, बट एक बात समझो कि इतने सारे थिंकर्स को कवर करना, और वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में और शॉर्ट में, इट इज़ अ ह्यूज टास्क। ओके, नाउ व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज़ बी, डिसइंटरेस्टेडनेस। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। क्यों? क्योंकि इसके बारे में तो मर्टन ने बात की है, राइट? कूडोज एक टॉपिक है जो हम लोग मर्टन की क्लास में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग डिसइंटरेस्टेडनेस पे पढ़ते हैं।
पार्सन्स ने ये वर्ड नहीं यूज़ किया है. ओके. Now, question number 25 and the last question of today's class. Who is the author of the book Mistaken Modernity? योगेंद्र सिंह, मजुमदार एंड मदान, दीपांकर गुप्ता या फिर M.N. Srinivas? What will be the correct answer? The correct answer is C, that is Dipankar Gupta. Okay, please remember. Mistaken Modernity is a very important book. इसमें you can say क्रिटिकल एनालिसिस, सोशोलॉजिकल एनालिसिस किया गया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया का, यानी इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन है उसका क्रिटिकल सोशोलॉजिकल एनालिसिस. ओके, सो ये बुक इंपॉर्टेंट है और मॉडर्नाइजेशन के टॉपिक में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सो प्लीज़ इसको नोट कर लेना. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Which one of the following characteristic of society is not based on the definition given by McIver and Page? अब देखो definitions को घुमा के इस तरह के questions भी पूछ लिए जाते हैं, but this is a पीजी लेवल क्वेश्चन, तो आई डोंट थिंक CUET पीजी में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. बट हाँ, मैकाइवर एंड पेज की डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सोसाइटी की तो बेसिक है, मतलब जब तुम लोग पढ़ना ही स्टार्ट करोगे सोशोलॉजी तो सबसे पहले सोसाइटी की ही डेफिनेशन आती है. ठीक है, इसमें से कौन सा है जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी के साथ नहीं जाएगा? नॉट लिखा है, प्लीज़ रिमेंबर. यूसेज, प्रोसीजर, अथॉरिटी, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट. नाउ सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो हम लोग नहीं देखते हैं सोशोलॉजी में, राइट? तो अगर डेफिनेशन नहीं भी पता थी तो भी ये नहीं आएगा. वैसे तो इनकी डेफिनेशन जहाँ तक मुझे याद है, इट वाज अ वेब ऑफ सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. ये एक फेमस डेफिनेशन है जो कई सारे सोर्सेस में दी हुई है, राइट? तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में कोऑपरेशन है, ऑर्डर है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? बट म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट की कोई बात नहीं होती है. ओके, अच्छा, यूसेज का मतलब क्या है कि कैसे कस्टम्स के थ्रू सोसाइटी काम करती है. और प्रोसीजर का मतलब क्या है कि किस तरीके से सोसाइटी में काम होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन, राइट ना. अथॉरिटी में क्या आएगा? अथॉरिटी में हम देखते हैं सोसाइटी में कुछ लेवल ऑफ अथॉरिटी इज़ ऑलवेज देयर. हमेशा हर सोसाइटी में कुछ लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है, राइट? बट म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता है. ओके, इसकी जगह क्या होता है? कोऑपरेशन, ऑर्डर या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्नोबॉल सैम्पलिंग पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सैम्पलिंग और उसके जितने भी टाइप्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए. स्नोबॉल सैम्पलिंग कब यूज़ होता है? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है. जब पॉपुलेशन बड़ी होती है, व्हेन पॉपुलेशन इज़ लार्ज, व्हेन पॉपुलेशन इज़ स्कैटर्ड, यानी पॉपुलेशन हमारा बिखरा हुआ है इधर उधर, व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटरव्यू यूनिट्स, जब हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, हम इंटरव्यू नहीं ले सकते, या फिर जब हम यूनिट्स को लोकेट नहीं कर पाते, यानी यूनिट्स का पता लगाना मुश्किल हो जाता है. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बहुत सोच के इसका आंसर देना है. दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज़ डी. जिन्होंने डी आंसर दिया, वेरी गुड. देखो, स्नोबॉल सैम्पलिंग हम कब कब करते हैं? जब पॉपुलेशन हमारी हिडन होती है या फिर इनविजिबल होती है, यानी पॉपुलेशन को हम लोकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट? लोकेट करना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है, राइट? सो पॉपुलेशन इज़ ईदर हिडन और वी कैन से इट इज़ इनविजिबल. हम उसे जल्दी देख ही नहीं पा रहे हैं, राइट? और ऐसा कौन से केस में होता है? कौन से केसेस में हम स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं? अगर हमें ड्रग यूज़र्स पे स्टडी करनी है, राइट? अगर हमें सेक्स वर्कर्स पे स्टडी करनी है, इसके अलावा LGBTQ, है ना, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हमें, या किसी विक्टिम पे जिस पे हमें जल्दी ईजली नहीं मिलेंगे यूनिट्स, राइट? एक से अगर हम मिलेंगे तो फिर वो हमें जो रेफ़र करेगा हम उसके पास जाएंगे, ठीक है? इसी तरीके से ये चलता है कॉन्टैक्ट वाइज. ओके, नाउ डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं. एक्चुअली 27 में से, क्योंकि 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने और भी करे, राइट? सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. और जितना भी होमवर्क दिया है गाइज उसको करते चलो. एंड थोड़ा ही टाइम बचा है एग्जाम में, सो इट्स टाइम कि अभी सब लोग सीरियस हो जाओ. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक CUET, PG, UG, नेट, तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना अगर सोशोलॉजी स्टूडेंट हो. और ये वाला टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना है, ठीक है? स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तुम लोग ज़रूर से इसको ज्वाइन करो. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. कोई भी डाउट हो, सोशोलॉजिकल डाउट, कोई इशू, यहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो. मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, मैं खुद रिप्लाई करती हूँ. ओके, एंड ये वाला ऐप ज़रूर से डाउनलोड कर लो. बहुत जल्द मैं मंडे से गेट वालों के लिए इस पर MSQ स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है? जहाँ पर हम लोग एटलीस्ट 15-20 MSQ करेंगे. तो ये ज़रूर से डाउनलोड कर लेना और उसको ज्वाइन करना, या यू कैन से उसको ज़रूर से देना, ठीक है?
टेलीग्राम पे ही मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो प्लीज़ डाउनलोड ज़रूर करना ऐप। ओके, कल मिलते हैं। बाय बाय, कीप लर्निंग।